पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं के पास अक्सर एक ट्रम्प कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल या तो चुनाव पलटने के लिए किया जाता है या सर्वाइवल के लिए। बीजेपी ने महिलाओं के हाथ में कैश देकर खूब चुनाव जीते। 2021 के विधानसभा में लगातार दूसरी बार जीत के बाद केरल में पी विजयन की सरकार के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। 4 साल में हुए सारे चुनावों में एलडीएफ की लगातार हार और कांग्रेस के यूडीएफ की लगातार जीत हुई। 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केरल की पिनरई विजयन सरकार ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। कल तक जो सरकारी कर्मचारी डीए और पेंशन के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे थे, आज उनके चेहरे खिले हुए हैं। विजयन सरकार ने करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी और 5 लाख पेंशनर्स के लिए खुशियों का डबल डोज दिया है। 2026 के बजट में वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने न केवल 12वें वेतन आयोग का ऐलान किया बल्कि पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड पेंशन स्कीम का तोहफा भी पेश किया। सवाल यह है कि क्या ये विजयन सरकार की सत्ता में वापसी की गारंटी है या फिर खाली खजाने पर एक और बोझ। किसी भी देश या राज्य में सरकारी कर्मचारी नंबर के मामले में छोटे वोट बैंक होते हैं, लेकिन एक कर्मचारी या पेंशनर्स के से जुड़े 4 या 5 वोट कर्मचारियों के वोट बैंक को विशाल बना देते हैं। केरल में करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी और 5 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी हैं। एक परिवार में 4 या 5 लोग मान लिए जाएं तो ये 10 लाख लोग मिलकर 40-50 लाख वोट बनते हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में हार के बाद सरकार के लिए जरूरी था कि कुछ बड़ा करे जिससे बड़ा वोट बैंक पटाया जा सके। इससे निकला वेतन आयोग पेंशन का ऐलान, जिससे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को पटाने की इससे चाल चली है। विधानसभा चुनाव अप्रैल मई 2026 के आसपास होने की संभावना है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 मई तक का है। विजयन सरकार ने एकदम चुनावी एंगल से ऐलान किया है कि 12वां वेतन आयोग बनाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 महीने में यानी चुनाव से पहले आ जाएगी। 12वें वेतन आयोग से कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर एकदम बदल जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की हर 5 साल में समीक्षा करने की पॉलिसी नीति जारी रहेगी। इसी साल 1 अप्रैल से नई पेंशन व्यवस्था लागू होगी। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम से परेशान और पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बीच का रास्ता है। सरकार ने कहा कि कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी होगी। पिछले कुछ समय से महंगाई भत्ते की पेंडिंग किश्तों को लेकर जो नाराजगी थी उसे दूर करने का भी ऐलान हुआ। सरकार ने सभी लंबित डीए किश्तों को जारी करने की घोषणा की। सरकारी कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जुलाई 2023 से लंबित 3% की डीए किश्त फरवरी की सैलरी के साथ और जनवरी 2024 से जनवरी 2026 तक की पेंडिंग 12% किश्त मार्च की सैलरी के साथ आएगी। घर बनाने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा फिर से बहाल कर दी गई है। मतलब कर्मचारियों को जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिलने का ऐलान हुआ है। सरकार ने इस मास्टर स्ट्रोक से कर्मचारियों की नाराजगी शांत करने की पूरी कोशिश की है। स्थानीय निकाय चुनावों में मिली हार ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया था, जिसके बाद कर्मचारियों के इस बड़े वोट बैंक को साधना एलडीएफ के लिए मजबूरी बन गया था। सरकार बनाने की हैट्रिक की कोशिश में जुटी विजयन सरकार की ये घोषणाएं संजीवनी का काम कर सकती हैं। कांग्रेस को भी लग रहा है कि कर्मचारियों के लिए किया गया लेफ्ट सरकार का ऐलान लेफ्ट के इलेक्शन मैनिफेस्टो का काम करेगा। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने एकदम विरोध करते हुए कहा कि केरल भारी वित्तीय संकट से सैलरी देने के लाले पड़े हैं। ऐसे में नए आयोग की घोषणा महज एक चुनावी स्टंट है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यह है कि अश्योर्ड पेंशन की गारंटी और 12वें वेतन आयोग का विरोध नहीं कहीं बैकफायर ना कर जाए। कांग्रेस एक सीमा के आगे जाकर विरोध नहीं कर सकती। जनता इस लोक लुभावन वादे पर भरोसा करेंगे या फिर विपक्ष की दिवालिया राज्य वाली दलील भारी पड़ेगी। 12वें वेतन आयोग के गठन और अश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा ने कांग्रेस के हाथ से बड़ा चुनावी मुद्दा छीन लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा करने वाली कांग्रेस के लिए समझाना कष्टकारी होगा कि उसका ओपीसी विजन के एपीएस से बेहतर कैसे है। सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस की चिंता यह है कि कहीं सरकारी कर्मचारियों का मोटा वोट बैंक कहीं वापस एलडीएफ की ओर न मुड़ जाए। वैसे भी कुछ अपवादों को छोड़कर केरल की जनता हर चुनाव में चौंकाने वाला जनादेश देती रही है।
केरल का चुनावी माहौल कहता है कि माहौल कांग्रेस यूडीएफ के पक्ष में है। स्थानीय चुनावों में जीत से ये दावा और पक्का माना जा रहा है। सी वोटर के सर्वे में केरल विधानसभा चुनाव को लेकर तो कोई अनुमान नहीं है। सर्वे ने यह अनुमान लगाया कि अभी चुनाव हुए तो किसकी जीत होगी। सी वोटर का मोड ऑफ द नेशन सर्वे कहता है कि अभी लोकसभा चुनाव हुए तो यूडीएफ को 2024 के मुताबिक 42% वोट शेयर के साथ 18 सीटें मिल सकती है। लेफ्ट को 30% वोट मिल सकते हैं, लेकिन कोई जीत नहीं मिलेगी। बीजेपी के एनडीए का वोट शेयर 2024 के चुनावों से मिले 17% से बढ़कर 25% होने का अनुमान है, जिससे 2 सीटें मिलने की संभावना है। केरल में भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता, डीए और फिटमेंट बेनिफिट जोड़ा जाता है। 11वां वेतन आयोग में ओल्ड बेसिक पे प्लस फिटमेंट फैक्टर प्लस सर्विस वेटेज जोड़कर नई सैलरी तय की गई थी। पिछले रिवीजन में लगभग 64% महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मिला दिया गया था। सर्विस के हर साल के लिए 0.5% वेटेज दिया जाता है, जो अधिकतम 15% तक हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस बार 1.38 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल कर सकती है। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 23,000 से बढ़कर 31,740 होने का अनुमान है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? केरल इस वक्त गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य पर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने इस बजट को राजनीतिक घोषणा पत्र करार दिया है। कर्मचारियों का एक गुट अब भी सवाल पूछ रहा है, जब पिछले वेतन आयोग के एरियर और 5 किस्तों का महंगाई भत्ता अब तक नहीं बकाया है, तो नए आयोग का पैसा आप कहां से लाएंगे, कहां से आएगा? मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के सामने बड़ी चुनौती है। घोषणाएं तो हो गई, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के लिए खजाना भरना होगा। स्थानीय निकाय चुनावों में मिली शिकस्त के बाद ये बजट सरकार के लिए करो या मरो जैसा था। कर्मचारियों को साध कर वामपंथी सरकार ने 2026 के विधानसभा चुनाव की पिच तैयार कर ली है। क्या ये पेंशन और वेतन वाली रणनीति विजन सरकार को तीसरी बार सत्ता की कुर्सी दिलाएगी, या फिर विपक्ष का आर्थिक बदहाली वाला तर्क जनता के गले उतरेगा? केरल के सियासी दंगल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।